ओके ठीक है। अच्छा, तो हमने आइसोथर्मल और तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देखा था। एक एक्सप्रेशन में आपको डिराइव करके बताता हूँ और दोनों के स्लोप में क्या डिफरेंस होता है और दोनों के स्लोप किस तरह से होते हैं, हम उस तरह से उसके बारे में बात करेंगे। तो ये डिराइव करने से पहले सबसे पहले आपको अगर मैं पूछूं कि स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप, तो आपको पता है स्लोप क्या होता है? सिर्फ वर्ड का मीनिंग बताओ कि स्लोप, ये वर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन स्लोप कैसा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप, स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप। तो क्या ये मेरा स्लोप है? नहीं नहीं सर, नहीं सर, समझो नहीं यहाँ सर। से मैं नाग सर मंदिर ऊपर जा से रहा हूँ, नीचे आती है वहाँ। ऊपर से नीचे। अगर समझो मैं यहाँ से नाग मंदिर के रोड पर जा रहा हूँ, स्लोप है, नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ स्लोप है। और मैं नाग मंदिर से ऊपर जा रहा हूँ उस तरह, उस तरफ बस स्टैंड की तरफ, तो भी मुझको बहुत ऐसा, तो हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं स्लोप। तो एक्चुअली स्लोप का मतलब क्या होता है? सर टेढ़ी लाइन। टेढ़ी लाइन डाउनवर्ड मतलब, स्लैंटिंग पोजीशन में होती है। हाँ हाँ, कौन सी पोजीशन? स्लैंटिंग पोजीशन। स्लैंटिंग पोजीशन। अच्छा, सर 45 डिग्री पे रहती है। अरे 45 डिग्री कहाँ से आ गया? देखो जरूरी नहीं है 45 डिग्री पर होना, पर ठीक है, आपको इमेजिन तो हो गया स्लोप का मतलब क्या है। कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन जो किसी भी एक्सिस से, देखो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस, किसी भी एक एक्सिस से एंगल अगर बनाती है तो हमको मिलता है slope, है ना? अब वो स्लोप 45 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है ना? 0 डिग्री भी एक तरह का स्लोप है, पर ये स्लोप जीरो स्लोप, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेरा स्लोप हो गया। ठीक है, ये थीटा एंगल बनाना, है ना? हो सकता है जैसे यहाँ से अगर मैं जा रहा हूँ नाग मंदिर, ठीक है, नाग मंदिर का ये स्लोप हो गया। ठीक है, तो मुझे मेरी साइकिल यहाँ से यहाँ मुझको जानी है, मेरी गाड़ी जाएंगी यहाँ से, ये स्लोप पर इस स्लोप ने, इस लाइन ने कोई ना कोई एक्सिस से एंगल तो बनाया होगा ना। हो सकता है यहाँ से बनाया हो सकता है इस एक्सिस से बनाया हो, है ना? तो ये जो कोई भी लाइन जो होती है, ये जो लाइन, ये रोड होगी, ये रोड की लाइन होगी। ये लाइन अगर किसी भी हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल एक्सिस से किसी कोई एंगल सबटेंड करती है तो हमको मिलता है स्लोप। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म में स्लोप लिखने के दो तरीके हैं। देखो, मैथमेटिकल टर्म में स्लोप लिखने के दो तरीके, देखो मेरे पास, समझो अगर ये लाइन है, इसने बनाया स्लोप, ये हो गया एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा, एंगल बनाना मतलब स्लोप बनाना। अब इस एंगल को अगर मैं tan लगा दूं तो ये मेरा स्लोप बन जाता है। ठीक है, ये मेरा स्लोप बन जाता है। ठीक है, इस एंगल को अगर मैंने tan लगाया तो ये क्या बन जाता है? मेरा स्लोप। ओके, ये एक तरीका हो गया। tan थीटा को, स्लोप को m भी कहा जाता है, m कहते हैं। ओके, अब देखो, अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर y है, तो बताओ, ये y है तो मतलब ये भी y हो जाएगा, राइट? ये y है तो ये भी y हो जाएगा। अब मुझको बताओ, इस ट्रायंगल से tan थीटा कितना होगा? व्हाट बाय व्हाट होगा? y/x। tan थीटा हो जाएगा y/x। तो y/x भी हमारा एक स्लोप देता है हमको, समझ आ रहा है? y डिवाइडेड बाय x इज ऑल्सो अ स्लोप। और मैंने आपको ग्राफ जब मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको स्लोप किस तरह निकालते बताया, तो y डिवाइड बाय x कर दो, स्लोप आ जाएगा। बताया था मैंने, याद आ रहा है? और मैंने बोला था कि उस y इंटू एक्स कर दो, एरिया मिल जाएगा, है ना? तो y/x किया तो हमको क्या मिलता है? स्लोप। अगर मैं बोलता हूँ इसकी जगह मेरा चेंज इन x रहा और चेंज इन y रहा, ये क्या हो जाएगा फिर मेरा? अब बताओ tan थीटा क्या हो जाएगा? dy/dx। dy/dx। dy/dx, है ना? इस तरह से भी हमारा स्लोप लिखने का तरीका है। ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन का मतलब, मैं किसी भी लाइन का मैं स्लोप बना सकता हूँ। ठीक है, किसी भी लाइन का मैं स्लोप बना सकता हूँ। जनरली हम लोग एक्स एक्सिस से वो स्लोप बनाते हैं और स्लोप हम लोग काउंट कैसे करते हैं? इस तरह से। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉक है या क्लॉकवाइज है? बताओ, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग स्लोप लेते हैं। ओके,
चलो यहाँ तक आपको पता चल गया। अब हम लोग ये तो अभी हम लोग स्लोप किसका निकल नॉर्मल लाइन का, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ये लाइन का स्लोप निकालो, कैसे निकालोगे? ये है मेरा P, ये है मेरा V। चलो स्लोप कैसे निकालोगे? कोऑर्डिनेट्स निकाल के। ओके निकाल दिया कोऑर्डिनेट्स। ये हो गए मेरे कोऑर्डिनेट। चलो अब बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे मैंने y और x लिया ना, तो इसका y देखो, y कौन सा है? P है ना, P है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समझो एक पॉइंट लिया मैंने, छोटा सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा मेरे मर्जी का। मैंने ले लिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस मुझको क्या देता है? dv, राइट। और वर्टिकल डिस्टेंस सिमिलरली मुझको क्या देता है? dp। मतलब dp डिवाइडेड बाय dv, ये मुझको देगा स्लोप। समझ में आ रहा है? यहाँ पे dy, y की जगह p आ गया, dp डिवाइडेड बाय dv, ये मुझको स्लोप देता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक स्लोप के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। मतलब मेरे पास एक टूल है, मैथमेटिकल टूल, जिससे हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लगाने से क्या होता है, समझो यहाँ पे p है ना, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने का लिखने का तरीका कैसा है? d डिवाइडेड बाय d समथिंग, जिस चीज से डिफरेंशिएट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे वॉल्यूम से डिफरेंशिएट करना है, तो d बाय dv, डिफरेंशिएटिंग विथ वॉल्यूम। देखो मैथमेटिकल टर्म मेरा किस तरह बनता है। अगर मैं इसको बोलता हूँ d बाय dp, तो मैं इसको किस तरह से पढ़ूंगा? डिफरेंशिएटिंग विथ प्रेशर। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ x, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो समझो इसको कैसे पढ़ेंगे फिर? डिफरेंशिएटिंग p प्रेशर विथ विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। डिफरेंशिएटिंग प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, और इस तरह से अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझको क्या मिलता है? स्लोप। ठीक है, तो मैं आगे ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लो। दिस इज द बेसिक फॉर मैथमेटिक्स, वी विल यूज इट इन नेक्स्ट फॉर्मूला। 1 2 3 स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ। ओके, आ जाओ जल्दी जल्दी करेंगे। ये आपको बहुत हेल्प करेगा एमसीक्यूज जो बनते हैं। होता क्या है हमारे बोर्ड्स में, चलो देकर तो नहीं है, पर ये तो एमसीक्यू दे देते हैं। तो एक तरह का ये न्यूमेरिकल ही सॉल्व करा रहा हूँ मैं, बस न्यूमेरिकल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बना के दे रहा हूँ, ऐसे समझो। ठीक है, ओके। मुझे स्लोप निकालना है फॉर आइसोथर्मल। देखो अभी, या फिर मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूँ, थियरी क्वेश्चन में किस तरह से लूंगा? प्रूव दैट slopes of isothermal and adiabatic process are negative। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन बोलता है हमसे कि ये प्रूफ करके बताओ कि आइसोथर्मल का प्रोसेस का स्लोप और एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। ओके, कर देंगे हम लोग प्रूफ इसको। और क्या होता है? ऑल्सो प्रूव दैट slope of adiabatic is gamma times slope of isothermal। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले मैं देखता हूं आइसोथर्मल प्रोसेस, THERML थर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग क्या लिखते हैं? PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमारे पास ये क्या मिल गया? इक्वेशन। हमारे पास क्या मिल गया? ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है स्लोप, और स्लोप निकाल के हमको आखिरी में क्या निकालना है? dp डिवाइडेड बाय dv, राइट? dp डिवाइडेड बाय dv। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा?
इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। क्या करूंगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अगर मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम किया तो डिफरेंशिएशन का रूल आपको बताता हूँ। अगर मैं किसी चीज को डिफरेंशिएट करता हूँ, समझो DUV को, तो सबसे पहले क्या करने का, पहले को डिफरेंशिएट करो, सॉरी पहले को छोड़ दो, पहले को छोड़ दो, छोड़ दिया, इनटू दूसरे को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस लिखो, दूसरे को छोड़ दो, छोड़ दिया मैंने दूसरे को, ये मेरा पहला, ये मेरा दूसरा, दूसरे को छोड़ दो, इनटू पहले को डिफरेंशिएट करो, है ना। डिफरेंशिएशन का रूल ये है, एक रूल है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किस तरह से, मैं इसको अब डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ तो मैं करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएशन ऑफ tv, ये हो गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएशन ऑफ c। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। देखो अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं भी आता पर ये आपके पास नोट रहना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे जाओगे बहुत, मतलब अगर बोर्ड्स में क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ एमसीक्यूज बहुत ज्यादा होता है। एक मिनट, बोर्ड्स में क्या होता है या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लो, पॉसिबिलिटी ऑफ एमसीक्यूज बहुत सारे होते हैं। भले ये डेरिवेशन बोर्ड्स में नहीं होगा पर इसके एमसीक्यू पूछे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो। तो मैं आपको ये डिराइव करके बताता हूँ, आपके इसके एमसीक्यू भी हो जाएंगे, जो एंट्रेंस वाले बच्चे हैं उनको भी हेल्प हो जाएंगे इससे। हो गया डिफरेंशिएटिंग विद, अब कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर 0 आता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला रूल लगाएंगे हम लोग, क्या बनेगा, पहले को छोड़ दो, छोड़ दिया पहले को, दूसरे को डिफरेंशिएट करो dv विद रिस्पेक्ट टू dv, ठीक है, प्लस दूसरे को छोड़ दो, छोड़ दिया दूसरे को, पहले को डिफरेंशिएट करो dp विद रिस्पेक्ट टू dv, देखो मिल गया हमको dp dv इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैं अच्छे से अगर लिखता हूं तो किस तरह से लिख पाऊंगा, इस तरह से लिख पाऊंगा मैं, ये हो गया, देखो ये कट गया, ये बन गया 1, ये हो गया p प्लस v इंटू dp डिवाइडेड बाय dv इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं अगर स्लोप बनाना चाहता हूं तो किस तरह से लिखूंगा, dp बाय dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ, चलो v इंटू dp पे माइनस की हो गया, dp डिवाइडेड बाय dv इज इक्वल टू माइनस p बाय v। देखो हमने प्रूफ कर दिया पहला, प्रूव दैट स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज नेगेटिव, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव। चलो इससे ना, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आइसोथर्मल के लिए क्या क्या चीजें याद रखना पड़ता है, पीवी इज इक्वल टू सी, ठीक है, और जो मैंने पहले लिखा है वो सारी चीजें याद रखना पड़ेगा। और ये जो इक्वेशन बनाऊंगा ये याद रखना है आपको। देखो क्या करूंगा, जो डीवी है, डीवी इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, क्या हो गया, पी इंटू डीवी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाय dv इज इक्वल टू 0। अगर ये यहाँ चले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, उसको इक्वेशन क्या मिलता है, p dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0, ठीक है। आइसोथर्मल के लिए ये याद रखना है आपने, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट बनाओ, हाफ पार्ट ऑफ द डेरिवेशन इज कंप्लीट, है ना। हेडिंग डालना स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, ये हेडिंग डालना है और उसके बाद ये लिखना है आपको, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप लोग, राइट, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने ले लिया होगा। अब यहां से हमको काम की चीजें मैं यहाँ साइड में लिख के रख लेता हूँ। क्या मिला है मुझको, dp डिवाइडेड बाय dv, ठीक है, आइसोथर्मल का क्या है, माइनस p बाय v, राइट, और pdv प्लस vdp इज इक्वल टू 0। मैंने ये चीज लिख ली है, अब मैं इसको रब करता हूं। अब मेरा प्रोसेस बन जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस ले लो, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रोसेस का स्लोप फाइंड करेंगे, तो इसका इक्वेशन लिखने का, पी वी रेस टू गैमा
इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे, वॉल्यूम। विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो यार, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या बनता है ये, क्या बनेगा, देखो, और एक डिफरेंशिएशन का रूल बताता हूँ मैं। देखो, डिफरेंशिएटिंग समथिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे समझो एक्स एन है, एक्स एन। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो एन होता है वो सामने आ जाएगा, एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये जितना भी पावर है सामने आएगा और उसके पावर पे वन माइनस हो जाएगा। जैसे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू द पावर ऑफ फाइव है, ठीक है, ये हो गया, फाइव सामने आ गया, एक्स के पावर पे फोर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो बताओ मुझको इसका अप्लाई करके, डिफरेंशिएशन ऑफ, चलो y लेता हूँ, y क्यूब, चलो आंसर क्या आएगा बताओ, 3y square. 3y square. चलो अगर मैं डिफरेंशिएशन आपको बोलता हूँ y टू द पावर ऑफ n की जगह पर मैं गामा लिखता हूँ, गामा, बताओ क्या आंसर आना चाहिए, Gamma y. Gamma y Gamma y gamma minus 1. इस तरह से डिफरेंशिएशन आएगा, राइट, इस तरह से डिफरेंशिएशन आएगा। और क्या होता है, अगर ये y नहीं होता, समझो अगर y की जगह मैं इसको मैं x लिखता, ठीक है, x लिखता, तो इतना डिफरेंशिएशन तो मैं करता, उसके बाद जो x है ना सिर्फ उसको dx बाय dy फाइनली इस तरह से लिखता हूँ। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। क्या करता हूं मैं, फाइनली क्या होना चाहिए, तो देखो अगर यहाँ पे y होता तो dy बाय dy बन जाता था, लास्ट में dy बाय dy बनता था, अगर यहाँ पे y होता तो इस तरह से लिखते। अब यहाँ पे x है ना, x, तो पूरा आंसर निकालने के बाद, ये फॉर्मूला निकालने के बाद, यहाँ पे जैसा dx बाय dx रहता है, यहाँ पे जैसा dy बाय dy रहता है, अब यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ रहेगा dx बाय dy। इस तरह से फाइनल में एक लास्ट में लिखना पड़ता है। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन सीखोगे तो अच्छे से, एक स्क्रीनशॉट बना लो ये फॉर्मूले ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट बना लो, 1 2 3 स्क्रीनशॉट आपने बना लिया होगा, मैं इसको रब करता हूँ। हाँ देखो, अभी क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन में इस पे अटैक, एन वाले इस पे अटैक करते हैं, एन वाले इस पे फॉर्मूला बना, अब एन वाला एन को भूल जाने का, बचा क्या एक्स, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन, u इंटू वी रूल। अब इससे पहले मैंने बताया था, पहले को छोड़ो दूसरे को करो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को करो, क्या करो, डिफरेंशिएशन, पहले को छोड़ो दूसरे को करो, ओके, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को करो, क्या करो, डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, राइट। अब देखो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी देखो मैंने आपको बताया था इसका डिफरेंशिएशन v टू द पावर ऑफ, बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, p जैसा क्या वैसा, राइट। इसका आंसर क्या आना चाहिए इस डिफरेंशिएशन का, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या बता सकते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, गामा इनटू v टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1, राइट, इनटू dv इनटू dv, है ना, इस तरह से फॉर्मूला लगा है, dv dv कट जाएगा, 1 आता है, प्लस v टू द पावर ऑफ गामा dp डिवाइडेड बाय dv, हमको यही तो निकालना है ना, हमको यही तो निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं इसको फ्री करता हूँ, हमको dp बाय dv निकालना है ना, डिवाइड बाय, इसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ, पहले गामा बाहर लिखा, p यहाँ पे लिखा, v टू द पावर ऑफ गामा इनटू v टू द पावर ऑफ -1, ओके, v टू द पावर ऑफ -1 इनटू प्लस v टू द पावर ऑफ गामा dp डिवाइडेड बाय dv इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ में आया। देखो अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय v टू द पावर ऑफ गामा ऑन बोथ साइड, एवरी साइड। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या, देखो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, देखो देखा, समझ में आ रहा है, ये भी कट जाएगा, तो मुझको क्या मिलता है, गामा p प्लस गामा p डिवाइडेड बाय v लिख दूं, इसको डिवाइडेड बाय v लिख सकता हूँ, प्लस dp बाय dv इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से अगर मैं dp बाय dv निकालू तो देखो क्या होता है, dp बाय dv क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ गामा इंटू p बाय v
राइट, पी बाई वी। तो ये हो गया स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, ठीक है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक को थोड़ा अगर मैं ऑब्जर्व करूं, स्लोप ऑफ, या फिर मैं ऐसा लिखता हूं dp बाई dv टू द पावर ऑफ एडियाबेटिक वाला स्लोप इज इक्वल टू गामा इनटू माइनस पी बाई वी, ऐसे लिख सकते ना, है ना, इस तरह से लिख सकते। तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, गामा इज इक्वल टू dp बाई dv ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। देखो, और ये हमने प्रूव कर दिया, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज गामा टाइप्स ऑफ स्लोप ऑफ आइडिया, क्या बोलते हैं इसको, आइसोथर्मल। तो ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको। थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा पर इसके एमसीक्यू बनेंगे, और एमसीक्यू ये डेरिवेशन में से खींच के निकालते वो लोग, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, पर पक्का एमसीक्यू पूछेंगे, गारंटी। तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, ये आ गया। तो ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, स्लोप ऑफ, देखो सबसे पहला वो वाला इक्वेशन पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल टू 0, ये किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। ये चीज याद हो गई है ना, पीवी इज इक्वल टू सी आइसोथर्मल का, तो ये तो याद ही होता है। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल क्या होता है, माइनस पी बाई वी, ये भी याद करना है आपको। सिमिलरली स्लोप ऑफ एडियाबेटिक क्या होता है, सिर्फ एक्स्ट्रा गैमा लगाना होता है, गैमा इनटू माइनस पी बाई वी, गैमा इनटू माइनस पी बाई वी, दिस इज द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, ठीक है। जिस तरह से हमने ये वाला इक्वेशन बना था, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब देखो मेरे पास स्पेस नहीं है लिखने के लिए, तो मैं थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड लिखूंगा, आपको खुद के नोट्स में अच्छे से बनाना है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो ये जो v है ना, मैं इसको पहले लिख देता हूँ। देखो क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कैसे हो जाएगा, गामा इंटू पी डी वी, राइट, प्लस v इंटू, इधर चला गया dp डिवाइडेड बाय v इंटू dv इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये चीज यहाँ चलेगी तो हमको फाइनल आंसर क्या मिलता है, गामा इंटू पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू 0। ये भी याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आइसोथर्मल का क्या याद रखना है, आइसोथर्मल का पीवी इज इक्वल टू सी, राइट। आइसोथर्मल के बाद ये वाला इक्वेशन, ये वाला आइसोथर्मल का पीडीवी प्लस वीडीपी, ये वाला इक्वेशन याद रखना है, दिमाग में फिट कर दिए, हो गया इक्वेशन। सिमिलरली इसी को यूज करके स्लोप बनाएंगे तो क्या बनेगा स्लोप, देखो डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी बाई वी, ये भी याद हो गया। एडियाबेटिक में क्या याद रखना है, पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू सी, ये याद हो गया। उसके बाद ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, इसमें क्या फर्क है, सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा गामा लग गया, यहाँ पर ये वाले टर्म में एक्स्ट्रा गामा आ गया, ये याद कर लेंगे, ठीक है, ये याद हो गया। इसके ऊपर से हम लोग स्लोप बना सकते हैं। स्लोप क्या था, गामा इंटू, कहा गया, गामा इंटू माइनस पी बाई वी, ओके। तो ये हो गया पूरा समरी, मार लो स्क्रीनशॉट। हो गया सर। So we will now proceed to our final process, which is free expansion process, right? Free expansion process, simple process है, जल्दी से explain कर देंगे। हमारे पास वक्त कितना है, काफी वक्त है। देखो नेक्स्ट प्रोसेस इज, चलो हेडिंग डालो आप लोग, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। फ्री एक्सपांशन प्रोसेस, फ्री एक्सपांशन। देखो अब ये नाम से ही बताता है कि ये एक एक्सपांशन प्रोसेस है, ठीक है, एक्सपांशन प्रोसेस है। एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, ओके, लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन फ्रीली वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम होता है, हमारा सिस्टम क्या है, ये सिस्टम है, डिस्टेंस सिलेंडर अरेंजमेंट, दिस इज आवर सिस्टम। इसके अंदर क्या भरी होती है, गैस, ठीक है। अब जब इसमें एक्सपांशन होता है तो क्या करता है, वो एक्सपांशन कैसे करता है, इसके अंदर वॉल्यूम भरी है कुछ ना कुछ, ये धक्का मारेगा वहां, ठीक है, धक्का मारेगा। धक्का मारने के बाद क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ गया,
वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद क्या कह सकते हैं हम लोग कि इसने कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म किया, इसने कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म किया। वर्क क्यों परफॉर्म किया? क्योंकि उससे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वर्क हमेशा कब परफॉर्म होता है? व्हेन वी डू समथिंग अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं तो ही वर्क होता है, ठीक है। जैसे हमें कोई चीज ऑब्जेक्ट उठा रहा हूँ, तो मैं ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट उठा रहा हूँ ना, ये मैंने वर्क किया। मैंने धक्का मारा तो सरफेस के नीचे के फ्रिक्शन के अगेंस्ट धक्का मारा, किसी चीज के अगेंस्ट मारता हूँ। मैंने धक्का मारा तो आजू बाजू रहने वाली विस्कोसिटी उसके अगेंस्ट धक्का मारा। मैंने धक्का मारा तो इनर्शिया उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है, उसके अगेंस्ट धक्का मारा। मतलब किसी रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट में धक्का मारता हूँ, है ना। तो क्या ये वर्क परफॉर्म करता हूँ? जब मैं ये वाला वर्क परफॉर्म करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हियर is performed against the restriction, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या है? यहाँ पर प्रेशर था, ये भी एक तरह का रिस्ट्रिक्शन है। इस प्रेशर के अगेंस्ट मैंने वर्क परफॉर्म किया तो एक्सपांशन हुआ, ठीक है। तो देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन इन दैट काइंड ऑफ एक्सपांशन। लेकिन फ्री एक्सपांशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। क्यों? सबसे पहले तो हम उसका अरेंजमेंट एक बार देख लेते हैं। देखो, फ्री एक्सपेंशन में क्या किया है, एक चेंबर लिया गया है, चेंबर उसका पार्टीशन किया गया है। ये मैंने कर दिया पार्टीशन। ये जो पार्टीशन है ना बहुत हल्का है और निग्लेजिबल, जो भी है सब निग्लेजिबल है पार्टीशन में। मतलब थोड़ा सा ऐसे किया तो भी वो पार्टीशन ब्रेक हो जाए, इस तरह का पार्टीशन है। और वो इस सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं डालता, बस सिर्फ एक पार्टीशन उसने हिस्से बना के रखे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने वैक्यूम क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, वैक्यूम क्रिएट किया। और यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूल्स रख दिए हैं, मेरी जो भी गैस है मैंने क्या किया, इसमें मॉलिक्यूल्स रख दिया है। अब इस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा और कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, राइट। तो मैं इसको बोलूं P1 B1 और T1, राइट। अब मैंने क्या किया, इस पार्टीशन को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम है तो वैक्यूम में ये अब मैंने पार्टीशन को ब्रेक करने के बाद क्या होता है, सारे जो मॉलिक्यूल्स है, मैं फिर से दूसरा बनाता हूँ, सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ बाहर जाने लग जाएंगे और यहाँ जो है ऑक्यूपेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। उसके वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, मेरा प्रेशर डिक्रीज होगा। इस वक्त क्या हो रहा है, मेरा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, हाँ। लेकिन लेकिन हमने गैस जो कंसीडर किया है वो आइडियल गैस कंसीडर किया है, ठीक है, आइडियल गैस कंसीडर किया है। और उस वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा T1 ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं ऑकर होता है, ठीक है। हाँ, अगर मैंने रियल गैस किया होता तो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ फर्क आता था, क्योंकि रियल गैस में कई सारे कंसंट्रेशन, फ्रिक्शंस, ये सारी बात होती है। लेकिन आइडियल कंसीडर करने की वजह से टेम्परेचर जितना था उतना ही टेम्परेचर यहाँ पर हो, ठीक है। इस तरह से अगर ये प्रोसेस बहुत बहुत सिंपल है, क्या किया मैंने, एक जगह वैक्यूम बनाया, एक जगह मैंने मॉलिक्यूल्स रख के पार्टीशन को ब्रेक कर दिया और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई हो गए। ऑब्जर्वेशन क्या है, टेम्परेचर सेम है, ठीक है, टेम्परेचर सेम है। अब ये सारे बातों का मैं अपने जो टर्म्स है, वर्क, इंटरनल एनर्जी और हीट, इन तीनों से रिलेट करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूं, क्या ये प्रोसेस में किसी तरह की हीट एंटर की गई है? नहीं। हीट ट्रांसफर हुआ है? नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, Q इज इक्वल टू 0, राइट। अब बताओ, क्या इस प्रोसेस के दौरान कोई इंटरनल एनर्जी बढ़ी घटी कुछ हुआ है? इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है, इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी या इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएंगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो? बताओ रीजन। बढ़ वाई बेटा, वाई वाई? प्रेशर बढ़ रहा है इसलिए। नहीं बढ़। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। अब रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ जितना भी था ना, यहाँ ये कंपार्टमेंट ब्रेक करने के बाद ये जो मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, मॉलिक्यूल है, तो यहाँ जितना रैंडमनेस था, रैंडमनेस उतना ही रहेगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
अब रैंडमनेस उतना ही है, मतलब इतना इसका स्पीड यहाँ पे जितना था उतना स्पीड इसका इतना भी यहाँ पर ही है, क्योंकि ज्यादा स्पेस मिल गई उसको, ठीक है। अब स्पीड भी उतना ही है, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी, पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी कुछ नहीं रहेगी, ये एक तरीके से हो सकते हैं। और एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, राइट। मैं कैसे लिख सकता हूँ, NCV T2 माइनस T1, ठीक है। यहाँ देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या, टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर सेम होने की वजह से T2 और T1 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। Therefore internal energy NCV T minus T, there is no internal energy, there is no temperature change, therefore U will be zero, ठीक है। NCV 0, डेल्टा U will be 0। तो फ्री एक्सपेंशन में हीट भी नहीं जा रही है, देखो फ्री एक्सपेंशन में हीट भी नहीं जा रही है, इंटरनल एनर्जी भी नहीं हो रही है। तो अब बताओ क्या इस एक्सपेंशन में वर्क होने वाला है, हाँ या ना? नहीं बाय वॉल्यूम तो बढ़ गया, वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना बॉस, अरे वॉल्यूम चेंज हुआ ना, पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू डी, P इंटू V2 माइनस V1। वॉल्यूम तो चेंज हुआ, फिर वर्क क्यों नहीं हो रहा है? हाँ अब बताओ वर्क हुआ या नहीं होगा? होगा। पक्का? नहीं होगा सर, नहीं बाय होगा। नहीं वाले क्यों बोल रहे हो, वो तो बताओ, रीजन तो बताओ। यहाँ देखो ये मैंने क्या लिखा है, वर्क इज ऑलवेज परफॉर्म अगेन द रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो ही वर्क परफॉर्म होता है, वहाँ पे ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वैक्यूम में फ्रीली जो भी हो रहा है, इसलिए तो हम इसको फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। बिना रिस्ट्रिक्शंस का एक्सपेंशन होता है, हम इसको फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज ऑफ दैट वर्क विल बी जीरो, नो रिस्ट्रिक्शन, देयरफॉर वर्क इज जीरो। इंस्पाइट वॉल्यूम चेंज हो रहा है, पर हम लोग के एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं कि वॉल्यूम चेंज पर थोड़ा डिपेंड करता है। हाँ वो फॉर्मूला हमको हेल्प करता है वो चीज फाइंड करने में, पर वॉल्यूम चेंज पर डिपेंड नहीं करते। वर्क हमको बहुत अलग अलग फैक्टर्स पर हमको सोचना पड़ेगा। ये एक पॉइंट सोच लिए, फर्स्ट लॉ अप्लाई करके देख लो, सिंपल। फर्स्ट लॉ अप्लाई करो, क्या होता है, Q इज इक्वल DU इज इक्वल टू DU प्लस DW। बॉस ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, देयरफॉर DW भी तो जीरो हो जाएगा ना, DW भी तो जीरो हो जाएगा हमारी प्रोसेस में, राइट। तो दिस इज फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। दिस इज फ्री एक्सपेंशन। आई होप आपको समझ में आया। इस तरह से लिखना है ना, इस तरह से लिखना है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा 3 से 4 लाइन में, बस सिंपल, बस। और ये कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा। आपको समझ में आया फ्री एक्सपेंशन? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वर्क डन जीरो क्यों होता है, तो वर्क डन जीरो होने का रीजन मैंने लिख दिया। ओके चलो इसको स्क्रीनशॉट बनाओ, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। क्या पता 1 या 2 मिनट ही बचे हमारे पास। चलो बेटा आपका माइक ऑन बंद, माइक बंद कर दो अभी। स्क्रीनशॉट हो गया आपका, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे प्रोसेस खत्म होते हैं। तो 75% ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने के बाद फिर इंजन्स क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, उसका वर्किंग वगैरह समझकर उसके साइकिल बनाकर काम खत्म कर देंगे, तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर से और इसके पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं उसके अंदर से आता है। न्यूमेरिकल वाला पार्ट्स जो अभी मैंने जितना सिखाया उस पर ही न्यूमेरिकल आता है। हीट इंजन वगैरह इस पे न्यूमेरिकल ज्यादा पूछते नहीं है, और आई भी तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर ध्यान देना है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका बेस बनाया गया है ताकि वो चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी थर्मोडायनेमिक्स का 75% वी हैव कंप्लीटेड राइट नाउ। अभी 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा लगेगा हमको बाकी का पार्ट कंप्लीट करने में। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, ज्यादा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। तो हम इसको कंप्लीट करके फिर ऑसिलेशन क्या होता है उस पर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये आपको आगे के ग्रेजुएशन में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन करते हो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में आपको बताया कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। कल हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। ओके चलो, बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय।